हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे तिब्बतियन राइटर्स के बारे में और अरब राइटर्स के बारे में। तो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अल बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया और सुलेमान हो गया और कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये हैं हमारे तिब्बतन राइटर्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से है एक है तारानाथ और दूसरा है धर्मस्वामी। देखिए, जो तारानाथ था वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉपुलर तिब्बतन हिस्टोरियन था और इनकी किताबें भी हैं दो, जो कि है कंगयूर और तंगयूर। और ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में, एंशंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा था ना, तीन इम्पॉर्टेंट पीरियड थे। एक था एंशंट पीरियड, फिर था मॉडर्न पीरियड और बीच में था मेडिवल पीरियड। एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये जो बुक है ये हमें एंशंट पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड इज धर्मस्वामी। देखिए, जो धर्मस्वामी था ये एक इंडिया में आया था। क्या काम करने के लिए? पढ़ने के लिए आया था ये। कहाँ पढ़ने के लिए आया था? नालंदा महाविहार में 3 साल पढ़ने के लिए आया था। हमने पढ़ा था ना कि नालंदा महाविहार कितनी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पुराने टाइम में, जो कि बिहार के अंदर मौजूद थी। और फिलहाल थोड़े ही दिन पहले उसका फिर से काम, जो उसको रेनोवेट किया गया है और अब ये फिर से तैयार है। तो इसे तबाह कर दिया गया था एंशियंट टाइम में और कितनी सारी किताबें जल गई थी, हम हमेशा पढ़ते ही हैं। तो ये जो धर्म स्वामी था ये नालंदा महाविहार में ही पढ़ने के लिए आया था। उसके बाद अगर हम अरब राइटर्स की बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुलेमान। देखिए, जो सुलेमान था ये एक व्यापारी था। कहाँ से? अरब देश से, अरबियन कंट्रीज से। और इनका ट्रैवल अकाउंट भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमें क्या क्या पता चलता है कि इन्होंने जो कोस्टल एरियाज थे इंडिया के, ये वहाँ पे कैसे व्यापार करता था, क्या क्या ट्रेड करता था, किस किस राजा से करता था, या और भी चीज़ें। और ये कहाँ पे रुका था? ये रुका था 1851 में ये आया था। तब वहाँ पे किसका राज चल रहा था? गुजरात में गुज्जर प्रतिहार किंग, जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, कहाँ पे? गुजरात में थी। तो वहाँ पे उस समय पे राजा जो मिहिर भोज वन था, उनका राज्य, उनका टाइम पीरियड चल रहा था। तो ये वहाँ पे रुके थे। और फिर कहाँ पे उनके उनके कोर्ट में रुके थे? ये अमोघ वर्ष के कोर्ट में रुके थे, जो कि एक राष्ट्रकूट रूलर है, डेक्कन के थे राष्ट्रकूट रूलर। और ये वहाँ पे अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, किससे? माइट से और प्रोस्पेरिटी से, यानी कि इतनी चमक दमक इन्होंने देखी कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे कि यहाँ के राजा कितने रिच हैं। और इनकी जो बुक का नाम है वो क्या है? सिलसिला उत त्वारीख इनकी बुक का नाम है। और ये इन्होंने कब की बताई है? ये जो सारी कंडीशंस बताई है ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बताई है। और किसके बारे में बताया है? इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है किस किस के बारे में? पाल रूलर, प्रतिहार रूलर और राष्ट्रकूट रूलर्स के बारे में। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि जब जो पुष्यभूति वंश के राजा थे हर्षवर्धन, जिन्हें बाद में वर्धन डायनेस्टी भी हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो वर्धन डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन, तब उनकी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। तब बेसिकली जो कुछ रूलर्स थे आसपास के, तो उनके बीच में ये स्ट्रगल शुरू हो गया कि कन्नौज पे कौन रूल करेगा। क्योंकि जो कन्नौज तो कैपिटल थी हर्षवर्धन की, या हम कह सकते हैं उस टाइम की इम्पोर्टेंट सिटी थी, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वहाँ पे रूल करना मतलब पूरे इंडिया पे किसी न किसी तरीके से रूल करना। तो हम उस पीरियड को कहते हैं ट्राई पार्टियाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, जो किस किस के बीच में थी? गुज्जर प्रतिहार किंग कहाँ के थे? गुजरात के। सेकंड, पाल रूलर ऑफ वेस्ट बंगाल। और थर्ड कौन थे? राष्ट्रकूट रूलर ऑफ डेक्कन, साउथ के। तो इन तीनों के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी कि हम कन्नौज पे रूल करेंगे।
तो इनके बारे में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी किताब में दी है। किसने? सुलेमान ने। और क्या 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 कहा है इन्होंने? इन्होंने पाल एम्पायर जो था, जो पाल रूलर था धर्मपाल, उनको कहा है रुहामा। और जो गुज्जर प्रतिहार को इन्होंने कहा है जुर्ज। जुर्ज कहा है कि जो जुर्ज था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट हॉर्सेस मिलते थे, यानी कि उच्च कोटि के घोड़े। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पहले जब लड़ाई वगैरह होती थी तो घोड़े, हाथी, ये सब कितने इम्पोर्टेंट होते थे। और उनकी वेल्थ का, किसी राजा की वेल्थ का पता लगाया जाता था कि उनके उनके राज्य में कितने 10,000 घोड़े हैं, 10 लाख घोड़े हैं, इतने अच्छे हैं। ये सब चीज़ों का तब इन्हीं चीज़ों से पता लगाया जाता था। और क्या कहा है कि जो डेक्कन को कहा है बल्हार। एक किंग है वल्लभ राज, जो कि थे किस डायनेस्टी के? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। तो उन्होंने कहा है बल्हार। और क्या क्या मेंशन किया है इन्होंने अपनी बुक में? जो इंडियन ओशन है फिलहाल आज, उनको इन्होंने अपनी किताब में उसे कहा है दरियाई हरगंद। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है ये पेपर में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि इन्होंने, जो सुलेमान था, उन्होंने अपनी बुक में रुहामा किसे मेंशन किया गया है, कौन से राजा को कहा है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब आगे अगर हम बात करें तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है इब्न खुर्दा दिबह। ये जो थे बेसिकली ये एक अरब जोग्राफर थे और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम था किताब अल मसालिक व ममालिक, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बुक का नाम है द बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम। और इसकी बुक में हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसा था। यानी कि देखिए अगर बुक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रोड्स और किंगडम, यानी कि वो रोड जो अलग अलग किंगडम्स को जोड़ते थे, जैसे कि सिल्क रूट था, अफगानिस्तान से उधर से होता हुआ जाता था ना सिल्क रूट। या फिर और ये तो बहुत, सिल्क रूट तो बहुत बाद की बात है, लेकिन इस बुक से हमें पता चलता है कि ट्रेड्स किस किस के बीच में होता था, कौन से रोड से होता था, किस किस रूलर के बीच में होता था। ये हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये फर्स्ट पर्सन था जिसने 7 कास्ट ऑफ हिंदूज के बारे में लिखा गया है। देखिए ये वो वाला रिलीजियस हिंदूज नहीं है अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि क्या होता था जो सिंध से राइटर जो आते थे तो वो बेसिकली, जैसे कि सिंधु नदी है तो वो उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो सिंधु को कहते थे हिंदू। और जो जैसे इसी से हमें हमारा बना हिंदुस्तान। तो इसी तरीके से हम कह सकते थे कि उस टाइम पे इंडिया में कितनी कास्ट थी और उनके बारे में बताया गया है। देन अल बिलादुरी, और इनकी बुक का नाम है फुतुह उल बुल्दान। और ये किसके बारे में बताते हैं कि जो सिंध के जो कॉन्क्वेस्ट थे, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था जो रूलर, उसने इंडिया पे कितनी बार अटैक किया था, कैसे किया था, जो कॉन्क्वेस्ट कैंपेन्स जो किए थे उन्होंने, उसके बारे में। देन अल मसूदी, जो अल मसूदी था वो एक अरबियन ट्रैवलर था और वो इंडिया में कब आया था? 1950 एडी में आया था। तब किसका राज चल रहा था? गुज्जर प्रतिहार के जो राजा थे महिपाल वन, उनका राज्य चल रहा था। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने गुज्जर डायनेस्टी को कहा है अल गुजर, और जो उनके रूलर्स थे उनको कहा है बरुआ। और उन्होंने अपनी किताब मुरूज उल जहाब में लिखा है कि यहाँ पे कितने फाइन क्वालिटी के घोड़े थे, कैमल्स थे, कहाँ पे? जो महिपाल रूलर वन था गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, उनके दरबार में। और किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? पान, जो पान हम खाते हैं ना, बीटल लीफ, ये जो पान वगैरह इतना फेमस है इंडिया में और जो उस टाइम पे भी था राजाओं महाराजाओं के बीच में, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है। और क्या किया है? और की जो अरब प्रिंसिपैलिटीज़ थी, किसकी? मुल्तान और मंसूरा की, उनके बारे में। फिर अगर हम बात करें तो इब्न हाउकल की, जो कि एक मर्चेंट थे, कहाँ के? बगदाद के, उसके बारे में। और वो कहाँ से आए थे? इब्न हाउकल जो था वो बगदाद से आया था इंडिया में, कहाँ से होते हुए, जो कि और डिफरेंट रीजन्स में भी था,
यूरोप और अफ्रीका में भी गए होंगे ये। और कहाँ पे पहुंचे थे ये? राष्ट्रकूट स्टेट में पहुंचे थे, जो कि डेक्कन में था, उस साइड, साउथ की साइड। और उन्होंने क्या बुक लिखी थी? अस्कल अल वालिद। और ये क्या, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध, जो कि सिंध प्रोविंस है, वहाँ का कार्टोग्राफिक मैप बनाया था। देखिए कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी बेसिकली एक आर्ट ऑफ मैप होती है, मैप मेकिंग, कि हम जैसे कि इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, या अगर हम किसी भी प्रोविंस की जगह की बात करें तो वो तो धरती पे है, लेकिन उसी को देखते हुए, उनको उसका जायज़ा लेते हुए उस जगह का सेम टू सेम उसको नक्शे पे उतारना, पेज पे उतारना, उसे कहते हैं हम कार्टोग्राफी। जैसे कि अब आज तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है कि हम सैटेलाइट से फ़ोटो लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इंडिया ऐसे है, वर्ल्ड ऐसे है, यूरोप ऐसे है, एशिया ऐसे है। लेकिन पहले तो नहीं होता था ना ऐसा। पहले तो लोग घूम घूम के ही मैप बनाते थे, देख के कि यहाँ पे ये चीज़ है, अच्छा ठीक है, ये इंडिया ऐसे है, चलो ठीक है। उसी तरीके से हमें पता चलता था, जो हाथ से मैप बनाया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन था, कब, किस किसके बीच में, अरब जोग्राफर जो थे उसके बीच में, जिसने लेंथ और ब्रेड्थ बताई थी, किसकी? इंडिया की। और ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी इसकी, जिसने इंडिया को मैप पे उतारने की कोशिश की गई थी। देन अलबरूनी, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। और इनका पूरा नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने वाला जो एग्ज़ाम सेटर होता है वो ये नहीं देखता कि क्या देना है क्या नहीं देना। तो इनका फुल नेम था अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। और ये इसको पॉपुलरली किस नाम से जानते थे? इनको अल बरूनी नाम से जानते थे। देखिए अल बरूनी का मतलब होता है उस्ताद, यानी कि टीचर और मास्टर। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? खीवा और ख्वारिज्म में पैदा हुए थे, उज़्बेकिस्तान में। ये कोई स्टेट होगा, वहाँ की सिटी वगैरह, कहाँ की? उज़्बेकिस्तान की। ये वहाँ पे पैदा हुए थे। तो इनको जो है मोहम्मद गजनवी, आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनी गजनी देश के राजा थे, जिन्होंने इंडिया पे भी कितनी बार आक्रमण किया था और सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। तो इन्होंने कब, जो खीवा बैटल हुआ था, उन्होंने उस समय, मोहम्मद गजनी ने इनको कैप्टिवेट यानी कि पकड़ लिया था युद्ध के दौरान, जिन्हें हम पकड़ लेते हैं और उठा के ले आते हैं। तो ये उस तरीके से उनमें से एक थे। कौन? अलबरूनी। लेकिन जो मोहम्मद गजनवी थे, ये इनसे इतने खुश हुए, इनके मल्टी टैलेंट से, क्यों इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि इन्होंने क्या किया, अपने कोर्ट में उसे नजूमी बना दिया। नजूमी क्या? कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्य वगैरह देखते हैं, या जो चांद तारों को देख के ग्रहों की दिशा वगैरह ये सब बताते हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया उसे? कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। और जब 1019 एडी में अल बरूनी इंडिया आया था, किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। और यहाँ पे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी, साइकोलॉजी सीखी, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हम कह सकते हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी, संस्कृत की, फ़िलॉसफ़ी की, या जो इंडिया से रिलेटेड थी वो सब। और इन्होंने, इंडिया के लोगों ने इसे क्या टाइटल दिया था? विद्या सागर का, यानी कि ये एक विद्या के सागर हैं, ओशियन हैं, किसके? नॉलेज के। और जब ये वापस लौट के गजनी गए तो इन्होंने अपनी किताबें भी लिखी, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी, जिनका नाम था ताकीत ए हिंद, यानी कि इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया, जैसे हम और किन किन नामों से जानते हैं, तारीख ए हिंद, या फिर किताबुल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इनकी बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया की सोसाइटी कैसा है, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, और भी बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड करती थी इनकी बुक। और हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया था। और इस तरीके से इससे पहले किसी भी राइटर ने नहीं लिखा था, क्योंकि ये तो यहाँ पे रुक के गए थे ना बहुत सारे, और इन्होंने बुक्स से ही पढ़ा था।
और हम कह सकते हैं, या जो मतलब साइन और भी जो एस्ट्रोलॉजर्स या हम कह सकते हैं जिन्होंने भी बुक वगैरह लिखी हैं, फिलोसफर्स हो गए या और हिस्टोरियन हो गए, इन ये क्या कहते हैं कि ये थे अल बरूनी, ये फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट थे, यानी कि द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। लेकिन द बिगनर ऑफ इंडोलॉजी हम किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। लेकिन द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी थे अल बरूनी। और ये क्या कहते हैं कि इन्होंने एक मतलब ये बताते हैं कि इंडिया की उस टाइम पे कंडीशंस कैसी थी, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस या बाकी सारी चीज़ें। और इनके बारे में लिखा गया है कि इन्होंने मतलब सारी चीज़ें जो भी देखी थी ना प्रैक्टिकल अपनी आंखों से, वो सब नहीं लिखी। इन्होंने इंडिया में आके बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, उनके बेसिस पे भी लिखा कि इंडिया में क्या क्या था, इंडिया की भी हिस्ट्री क्या थी। यानी कि हिस्ट्री तो लिखते हैं, ट्रैवल अकाउंट तो लिखते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल चीज़ें भी पढ़ी कि यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा। और ये हमें पर्सनल नॉलेज भी बहुत देती है। और क्या इनकी जो बुक थी, क्या बुक थी इनका? बुक का नाम था जैसे कि तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद। उसको भी लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किसने? एडवर्ड सी सचाओ ने ट्रांसलेट किया है इनकी बुक को इंग्लिश में। ठीक है। और किस किस ने ट्रांसलेट किया है? बहुतों ने किया है। और जो जेरेट है वो लिखते हैं, दिस बुक इज़ अ मैजिक आइसलैंड ऑफ क्वाइट इम्पार्शियल रिसर्च इन द मिड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्लैशिंग स्वर्ड्स, बर्निंग टाउन एंड प्लंडर टेम्पल्स। यानी कि इनकी बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इंडिया में जब ये गए थे मोहम्मद गजनी के साथ, तो मोहम्मद गजनवी ने कितनी लूटपाट मचाई थी, कितनी तलवारें भिड़ी, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोगों के घर जलाए गए, कितने मंदिर लूटे गए या कितने गाँव को जलाया गया, ये सब चीज़ें उस बुक में लिखी गई हैं। तो बेसिकली ये थे राइटर अलबरूनी, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता। देखिए इनका फुल नेम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवालुत तांगी इब्न बतूता। और ये कब पैदा हुए थे? ये 1304 एडी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? टेंगियर्स, ये कोई जगह है कहाँ पे? मोरक्का में। मोरक्को में। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो ये जो बेसिकली एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे, घूमने के पर्पज़ से आए थे। और ये इंडिया में कब आए थे? ये जब आए थे जब मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के राजा थे ना, जब उनका राज चल रहा था और वो दिल्ली के सुल्तान थे। तो उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इनको अपना काजी अपॉइंट कर दिया, यानी कि जज। कहाँ का? दिल्ली का। और इनको बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट दी गई। और इनको एक बार एम्बेसडर बना के कहाँ भेजा गया? चाइना में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चाइना नहीं पहुँच पाए। क्यों? ड्यू टू शिपरैक, मतलब जहाज़ किसी तरीके से तबाह हो गया था, ख़त्म हो गया था, नष्ट हो गया था, तो ये चाइना नहीं पहुँच पाए। और जो इनकी बुक थी रिहला, उसमें क्या क्या बताया गया है? उसमें कुछ रीजंस और सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने जो कैपिटल थी अपनी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी साउथ में क्यों शिफ्ट की। जैसे कि आपको पता है कि उनकी बुक में तो ये लिखा गया था कि वहाँ से साउथ पे रूल नहीं हो पाता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक को परेशानी होती थी, क्योंकि जो दिल्ली है वो तो नॉर्थ में है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, और फिर उससे उनसे जो था वो संभाला नहीं जाता था साउथ के स्टेट्स को। तो साउथ के स्टेट्स जो थे वो रिवोल्ट कर देते थे। हम इन्हें पगला राजा भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी। लेकिन इनकी बुक में ये सब चीज़ें लिखी गई है। देखिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो तो हो चुकी, अब तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। तो लेकिन इनकी बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और बाद में ये एक बार अपने नेटिव प्लेस पे भी गए थे, और फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। क्या? अरेबिक लैंग्वेज में, रिहला, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और ये कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1369 एडी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सिहाब अल दीनुमरी। ये
कहाँ के थे? ये डेमाइकस के थे, जो कि सीरिया कंट्री में है। वहाँ पे एक रेजिडेंट थे, निवासी थे वहाँ के, और वो इंडिया में कभी नहीं आए थे। तो इन्होंने कैसे लिखी अपनी बुक? इन्होंने जो इंडिया घूम के जितने भी पर्सन्स गए थे ना, उनकी बुक्स पढ़ी, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनसे पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम पूछते हैं ना, अगर कोई हमारा दोस्त वगैरह दूसरे देश में गया है तो हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, या जब वो लौट के आता है तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी बुक लिखी, और इनकी बुक का नाम था मसालिका अबसारी ममालिका असर। और ये किसके बारे में बताती है? सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम की कैसी थी। नेक्स्ट, अब्दुल रज़ाक। देखिए, जो अब्दुल रज़ाक थे ये कहाँ पे पैदा हुए थे? हिरात में। ये अफ़गानिस्तान की एक सिटी है, वहाँ पे पैदा हुए थे। और वो क्या थे? वो काजी थे। किसके कोर्ट में? शाहरुख के कोर्ट में। शाहरुख कौन था? सन था। बेटा था तैमूर लंग का, जो कि सुल्तान था समरकंद का। देखिए, तैमूर लंग कौन था? सुल्तान था समरकंद का। उनका बेटा कौन था? शाहरुख था। और शाहरुख किसने किसको काजी अपॉइंट किया था? अब्दुल रज़ाक को। तो शाहरुख ने उसको भेजा था अम्बेसडर बना के। कहाँ पे? जैमुरिन में, यानी कि कोलकाता, जिस फिलहाल का आज कोलकाता है, वहाँ पे इन्होंने भेजा था। और ये कहाँ कहाँ घूमने गए थे अब्दुल रज़ाक? मतलब ये पहुँचे थे विजयनगर एम्पायर में। अब विजयनगर एम्पायर तो आपने सुना ही होगा ना, किसका रीजन था? देवराया सेकंड का जो राजा था, उनका उस समय पे राजस्व वो चल रहा था, टाइम पीरियड, और वो वहाँ पे राज कर रहे थे। तो वो उनकी कैपिटल में, सिटी कैपिटल में पहुँचे थे, और वहाँ पे वो 6 महीने तक रुके भी थे। और क्या क्या लिखा है कि वो इतने खुश, मतलब वो इतने ज़्यादा अचंभित हो गए थे। किस लिए? विजयनगर जो सिटी थी उसको देख के। क्यों? क्योंकि वहाँ वो इतनी ज़्यादा प्रोस्पेरस, इतनी सुंदर और इतनी अचंभित कर देने वाली सिटी थी उस टाइम पे, कि इन्होंने अपनी किताब में लिखा, द सिटी इज़ सच दैट आइज हैज़ नॉट सीन नोर ईयर हर्ड ऑफ एनी प्लेस रिजेंबलिंग इट्स अपॉन द होल अर्थ। यानी कि वो इतनी सुंदर है कि अपनी आँखों से या कानों से आपने कभी नहीं देखा होगा इतना सुंदर प्लेस कहाँ पे? धरती पे। और क्या था? इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, किसकी? टोपोग्राफी की, एडमिनिस्ट्रेशन की। टोपोग्राफी क्या होता है? देखिए, धरती के ऊपर का स्थल भूभाग जो होता है, हम उसे टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे कि धरती के ऊपर माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, या कोई भी जगह है, उसका फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, वहाँ से नदी बहती है या किसी के घर है, सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर करते हैं लोग, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें होती है ना, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी कैसी है उस जगह की। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी थी, यानी कि टेम्पल्स थे, लोगों के घर कैसे थे, कितने सुंदर थे, और अगर कोई माउंटेन वगैरह था तो वो, या फिर बाकी सब चीज़ें उनके बारे में बताती थी उसकी बुक। और उस समय पे जो विजयनगर के लोग थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी। और उनके टेक्स्ट का नाम क्या था? माल्टा उस सदन व मजामा उल बहरीन। ये इनकी बुक का नाम था, जिसे अगर इंग्लिश में कहे तो है द राइजिंग ऑफ टू पायस स्टार्स एंड कंजक्चर ऑफ द टू सीज। ये बेसिकली इनकी लैंग्वेज में होगा तो शायद मैं इतने अच्छे से प्रोनाउंशिएट ना कर पाऊँ। और ये किसके बारे में बताती है इनकी बुक? इनकी बुक बताती है कि जो मैरीटाइम ट्रेड्स कैसा होता था उस टाइम पे, जो इंडियन ओशन है उसमें 14th और 15th सेंचुरी में कैसा ट्रेड होता था, किन किन का सिटीज़ के बीच में या किन किन एम्पायर्स के बीच में, कौन से राजा के बीच में कैसा ट्रेड होता था, उनके बारे में इतनी इनकी बुक बताती थी। तो ये हमारा लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा है आपको समझ आया हो। तो आशा है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर हम राइटर्स की बात करें तो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जिनके बारे में अक्सर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बार बार। तो यहीं ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर।
तो कृपया प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए मुझे पता चल जाता है, मैं हर एक के कमेंट सीन करती हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार रिप्लाई भी किया है। तो इससे मुझे अच्छा लगता है कि मतलब लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।